हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजनाज क्लासेस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमारे इस चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप चाहें तो उस पर जा कर के पहले आप पढ़ लीजिए, फिर आप ये उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस सेट है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ए 27 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950 या डी 30 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 28 जनवरी 1950। यानी भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है? ए 20, बी 25, सी 30 या डी 34। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। कौन से अनुच्छेद के तहत की गई थी? 124 के तहत की गई थी। और अनुच्छेद 124 में ही जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्याओं का भी उल्लेख है, और उसमें दिया हुआ है कि जो संसद है वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो जब संविधान बना था तब संविधान प्रारंभ हुआ था, और तब न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो थी 8, यानी एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 न्यायाधीश। तो जब प्रारंभ हुआ था संविधान तब 8 थी, बट अभी जो वर्तमान में है सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो मुख्य न्यायाधीश है या जजों की संख्या को 30 से बढ़ा करके 33 कर दिया गया है। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, तो 1 प्लस 33 कितने हो गए? 34। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 34। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है डी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ए 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, सी भारत सरकार अधिनियम 1953 के अधीन या डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी संसद, सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या डी विधि आयोग। तो अभी हमने जो पहले वाला जो क्वेश्चन, सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन था, उसमें अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, और उसी अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्याओं का उल्लेख भी, और उसमें दिया गया है कि संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी संसद। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
अपना पद त्याग सकता है पत्र लिख करके। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का जब अपना पद त्यागेगा तो वो किसको पत्र लिखेगा? ए मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को या डी विधि मंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति या बी ऑप्शन, राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना पद त्याग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है ए 62 वर्ष, बी 63 वर्ष, बी सी 64 वर्ष या डी 65 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी केवल उच्च न्यायालय में, सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में या डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं जब वो अपना पद त्यागते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, किसी भी न्यायालय में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी विधि मंत्री। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सी राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 126 अनुच्छेद 126 के तहत ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ए जब न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, बी स्थायी नियुक्ति के लिए कोई अवकाश जब कोई उपलब्ध नहीं होता, सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती हो या डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। जब न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए अगर सदस्यों की संख्या पूरी नहीं हो रही हो, कोरम पूरा नहीं हो रहा हो, तो एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? 127 के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त ना हो, गणपूर्ति या इधर ये कोरम लिखा है, जब वो पूरी नहीं होगी तो उसे चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति करने के लिए एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो उसे ऐसा करने के लिए जब तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की आवश्यकता होती है। यानी जो तदर्थ न्यायाधीश है किसी उच्च न्यायालय से लिया जाता है, तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी उसे परामर्श करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब पूरा नहीं हो रहा होता तब की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? A 10, B 9, C 7 या D 5। तो जब उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई की होती है, तब न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 तो होनी ही चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ए परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत या डी रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो जब केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, इसके साथ साथ दो राज्यों के बीच भी आपस में विवाद हो जाए या किसी एक राज्य का भारत सरकार के साथ विवाद होता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय की जो इनके विवादों का जो निर्णय करने की शक्ति है, वो ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो ये शक्ति है वो मूल अधिकारिता है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? यानी उच्चतम न्यायालय ने जो ये केस होते हैं उनमें सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बिठाई गई है? ए गोलकनाथ केस, बी मिनर्वा मिल्स केस में, सी बैंक नेशनलाइजेशन केस में या डी TM पाई फाउंडेशन केस में। तो अब तक की अगर आपको पता होगा कि अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ जो बिठाई गई थी वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में बिठाई गई थी, और उसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या थी 13, और दूसरी थी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में, उसमें न्यायाधीशों की संख्या थी 11। तो आप समझ गए होंगे कि पहले में थे 13 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और दूसरी में थे 11 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ गोलकनाथ केस। यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ जो बनी थी वो गोलकनाथ केस में बनी थी। फर्स्ट बनी थी केशवानंद भारती केस में और सेकंड गोलकनाथ केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ए गोपालनाथ, बी AK गोपालन, सी केशवानंद भारती या डी मेनका गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी केशवानंद भारती केस में। यानी केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके तहत। यानी संविधान के पास जो सभी विवाद किसके तहत लाए जाते हैं? ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या सी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। यानी जब जो कोई भी केस होता है, कोई भी विवाद होता है, उसका निर्णय अन्य राज्यों की जो उच्च न्यायालय में अगर उसको चुनौती देने के लिए फिर सर्वोच्च न्यायालय में वो जाता है, अगर वो जो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो लाए जाते हैं जो वो के बाद होते हैं वो उसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर है बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, बी केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, सी यह केवल परामर्श तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, या डी यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है मूल
क्षेत्राधिकार भी रखता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो अभी आपने ऊपर अभी जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किए हैं तो उनमें मूल क्षेत्राधिकार था वो किस में था? सर्वोच्च न्यायालय के लिए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, या दो राज्यों के बीच, या भारत सरकार का किसी अन्य राज्य के बीच विवाद हो तो उसमें मूल क्षेत्राधिकार रखता है की शक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय की। और अपीलीय क्षेत्राधिकार जब अन्य स्टेट के जो उच्च न्यायालय के जो विवाद उनमें निर्णय को चुनौती दी जाती है, तब वो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में जब वो बात जाता है तो वो उसकी सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्ति होती है? अपीलीय। और ये जो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है ये भी होती है इसकी सर्वोच्च न्यायालय की जो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश की पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? ए अनुच्छेद 137, बी अनुच्छेद 130, सी अनुच्छेद 139, डी अनुच्छेद 138। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। यानी पुनरावलोकन की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की वो कौन से अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 137 के तहत। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर और भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू so much.